गुड डे एवरी ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और पूरी बात को समझें। बहुत ही मस्ट है, कदम कदम पर, जगह जगह पर ये आम और ख़ास दोनों के लिए मस्ट है। चाहे कोई किसी भी तरह का वर्क करता है या किसी इंडस्ट्री में काम करता है या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है, किसी के लिए भी ये मस्ट है जो हमने आज बोर्ड पर नोट किया है। और हम आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। ये क्या है, किस तरह से इसको हमें लागू करना है, किस तरह से इसे फॉलो करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं एक छोटे से टॉपिक पर। हमने अपनी तरफ से एक स्लोगन बनाया है, एक छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बड़े बड़े उद्योगों के लिए और वर्कशॉप के लिए मस्ट होता है। देखिए, द सिस्टमेटिक वर्क इज़ द की ऑफ मास प्रोडक्शन। हमने कहा है द सिस्टमेटिक वर्क इज़ द की ऑफ मास प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम काम को अगर तरीके से करते हैं तो वो सिस्टमेटिक वर्क करना, तरीके से काम करना हमारा क्या करता है, मास प्रोडक्शन में मदद करता है। अब ये मास प्रोडक्शन क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंडस्ट्री या वर्कशॉप में किसी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सिस्टमेटिक रूल्स हमें फॉलो करने होंगे और सिस्टमेटिक वर्क हमें करना होगा, तब जाके हमारा मास प्रोडक्शन होगा। मास का मतलब बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद, यानी कि द सिस्टमेटिक वर्क इज़ द की ऑफ मास प्रोडक्शन। सिस्टमेटिक वर्क मास प्रोडक्शन की कुंजी है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस एक सेंटेंस में पूरी इंडस्ट्री की ताकत छिपी हुई है, उसके आगे बढ़ने की ताकत छिपी हुई है इस छोटे से सेंटेंस में। तो चलिए हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक टेबल बनी हुई है और ये टेबल में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स और हिंदी भी लिखी हुई है और नीचे नोट में भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो नोट में लिखा हुआ है ये जापान S5S कॉन्सेप्ट है। जापान S5S कॉन्सेप्ट है या रूल है। मतलब ये हुआ कि जापान ने हमें एक ऐसा रूल दिया जिसके स्टार्टिंग की जो ये 5 मीनिंग है वो सब इंग्लिश के वर्ड S से स्टार्ट हो रही है। जैसे S सीरी, S फॉर सीटोन, S फॉर सीसो, S फॉर सीकेट्सु और 5 है सेट्सु के। ये पांचों वर्ड्स, पांचों मीनिंग हमें कुछ ना कुछ इशारा देती हैं और पांचों ही H से स्टार्ट हो रही हैं, पांचों ही S से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये पांचों मीनिंग S से स्टार्ट होने की वजह से जापान ने इसको नाम दिया 5S, यानी कि 5S, यानी कि 5 का S। मतलब ये हुआ कि जापान इज 5S कॉन्सेप्ट। अब जापान ने 5S कॉन्सेप्ट या रूल ये क्यों दिया, आइए जानते हैं इस टेबल से। देखिए, हम पहले नंबर पे चले जाते हैं। पहले नंबर पे हमें दे रखा है यहाँ पर सीरी। पहले नंबर पे हमको दे रखा है सीरी, और सीरी का मतलब हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं।
हमने 3 कॉलम यहाँ पर मेन बनाए हैं। पहला तो हम पता है कि सीरियल नंबर है, और दूसरा हमारे जापानीज़ लैंग्वेज, यानी कि जापानीज़ लैंग्वेज में ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जापानीज़ में ये जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ये कहा जाता है जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज वाले कॉलम में लिखे हुए हैं, और इन दोनों को हिंदी में कहा जाता है। हिंदी वाले लैंग्वेज के कॉलम में जो ये दे रखे हैं इनको हिंदी में कहा जाता है। पता ये चला कि अगर हम 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर को जापान की लैंग्वेज में सीरी कोई नाम है ये, और सीरी अब इंग्लिश में बोलें कि सीरी क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टिंग। ब्रैकेट में हमने शॉर्ट लिख दिया है, और शॉर्ट का मतलब स्वच्छता, हालांकि हमें यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। तो सीरी का इंग्लिश मीनिंग होता है शॉर्टिंग या शॉर्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं छटनी या सही चयन। अब समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। जापान ने क्या कहा कि भाई आप अपनी कंपनी में या किसी वर्कशॉप में या अपने घर में XYZ किसी भी जगह पर अपने सामान को छांट करके रखो, अलग अलग रखो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, ये मोबाइल हमने ले लिया है, ये डस्टर हमने लिया है, और हमारे हाथ में मार्कर है। तो पहला रूल क्या कहता है? छटनी यानी कि सही चयन हमको क्या कहता है कि ये तीनों हमने मिक्स कर लिए, ठीक है, और तीनों को एक जगह हमने रख दिया। तो अब एक जगह हमने इनको रख दिया है, तो ये असल में गलत तरीका है। पहला नंबर हमारा क्या कहता है? छटनी, सही चयन, यानी कि वो क्या कहता है कि डस्टर की जिस जगह, डस्टर जहां रखा जाता है उसको उसी की जगह पर रखिए। ये रख दिया डस्टर। मोबाइल की जगह कहाँ है? यहाँ है, मोबाइल अपनी जगह पर रख दिया। अब रही बात मार्कर की, तो मार्कर की जगह क्या है? मार्कर की जगह ये है। पता ये चला कि हमने एक जगह मिले हुए 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को, 2 या 2 से अधिक मटेरियल्स को हमने अलग अलग कर दिया, छांट दिया और उनको उनकी जगह पर रख दिया। बात समझ में आ रही है? तो पता चला पहला नंबर हमको कहता है छटनी, सही चयन, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक मटेरियल आपस में मिलाकर रख दिए जाते हैं तो हमें क्या करना है? उनको अलग अलग छांट देना है। जैसे मार्कर मैंने अलग छांट दिया, डस्टर मैंने अलग छांट दिया, मोबाइल मैंने अलग छांट दिया। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, जब मास प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे हमने बात की है मास प्रोडक्शन की, इंडस्ट्री में जब हमने प्रोडक्शन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये बहुत सारे मार्कर हम ले लेते हैं। इंडस्ट्री ने ये इतने सारे मार्कर बनाए। अब ये इतने सारे मार्कर बनाए हैं तो इन सारे मार्करों में ज़रूरी नहीं है कि सारे मार्कर ठीक हों। ये तो मानक पर जब चेक होंगे, जब इनको चेक किया जाएगा तब जाके पता चलेगा कि ये सही है या गलत। तो क्या होगा? एक एक करके चेक किया जाएगा, इनकी शेप को चेक किया जाएगा, डायामीटर को चेक किया जाएगा, साथ में लिखकर भी देखा जाएगा कि ये सही चल रहा है कि नहीं। अगर ये सही चल रहा है तो इसको इसकी जगह पर रख देंगे। दूसरा हम मार्कर ले लेते हैं। अब ये मार्कर हमने ले लिया, इसको भी हम वही करेंगे, इसके कैप को चेक करेंगे, इसके डायमीटर को चेक करेंगे, इसकी आगे वाली टिप को चेक करेंगे, इसको चला करके देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। तो अगर चल रहा है तो जहां पहला मार्कर लिख रखा वहां रख दिए। नेक्स्ट हमारे पास एक मार्कर आया, अब इसको हमने चेक करके देखा तो पता चला कि इसके डायामीटर में कुछ डिफॉल्ट है। दूसरा, इसका कैप ठीक तरह से इसमें फिट नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट ये कि तीसरा पॉइंट ये कि हमने जब इसको चला करके देखा, जब हमने इसको चला करके देखा तो ये भद्दा चल रहा है।
और कम चल रहा है, तो हमें क्या पता चला कि ये प्रोडक्शन तो हुआ, इसका प्रोडक्ट तो बना, लेकिन ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बना, ये प्रोडक्ट खराब हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको उठा करके किसी दूसरे स्थान पर रख देंगे। यहाँ हमने रख दिया इसको। उसी तरह से जैसे जैसे हम छटनी करते चले जाएंगे, अच्छे माल को एक तरफ, खराब माल को एक तरफ, पता चला कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, अपने अपने हिसाब से हम कैटेगरी बना लेंगे। जो अच्छे होंगे उनको ए कैटेगरी में देंगे, जो थोड़े खराब होंगे उनको बी कैटेगरी में देंगे, जो एकदम खराब होंगे उनको थर्ड क्वालिटी में देंगे। तो इस तरह से हमें छटनी करनी होती है। ये बात समझ में आ गई। अब छटनी का एक एग्जाम्पल हम और देते हैं। आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स दे दिए जाएं जिसमें माइल्ड स्टील हो, कास्ट आयरन के टुकड़े हो, माइल्ड स्टील के टुकड़े हो, कास्ट आयरन के टुकड़े हो, हाई कार्बन स्टील के टुकड़े हो, हाई स्पीड स्टील के टुकड़े हो, उन सबको एक जगह जमा करके हमने रख दिया। कोई हमसे कहे कि भाई माइल्ड स्टील को अलग निकालो, कास्ट आयरन को अलग निकालो, हाई कार्बन स्टील को अलग निकालो, हाई स्पीड स्टील को अलग निकालो, तो हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में या किसी जगह को हम वहाँ उसके लिए चुन लेंगे कि ये माइल्ड स्टील हमें इस जगह रखना है, कास्ट आयरन इस जगह रखना है, हाई कार्बन स्टील इस जगह रखना है और हाई स्पीड स्टील इस जगह रखना है। अलग अलग हम छटनी कर देंगे। छटनी कर दिया। अब छटनी करने के बाद, छटनी जब हमने कर दी, अब दूसरे की बारी आती है, नंबर 2 कॉलम की। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है सीटोन। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है सीटोन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर। दूसरा हम कहते हैं ऑर्डर लाइंस। ऑर्डर लाइंस जिसको कहते हैं नियमितता। नियमितता। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सुव्यवस्था। सुव्यवस्था। जापान में इसको सीटोन कहा जाता है, इंग्लिश में उसको सेट इन ऑर्डर कहा जाता है, या ऑर्डर लाइंस कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है सुव्यवस्था। अब ये सुव्यवस्था क्या हुआ, सुव्यवस्था यही हुआ कि बहुत सारे मार्कर थे हमारे पास, जिसमें से हमने बहुत सारे मार्कर थे, हमने खराब मार्कर एक तरफ कर लिए, बी कैटेगरी के एक तरफ कर लिए, सी कैटेगरी के एक तरफ कर लिए। तो जब ये तीनों अलग अलग हो गए, अब दूसरा कॉलम क्या कहता है, दूसरा कॉलम क्या कहता है, जब हमने छांट लिया तो दूसरा कॉलम कहता है कि हम अपने इन सामान को या इन मार्कर को उनके स्थान पर रख दिया जाए। उनके स्थान पर रख दिया जाए। अब ये तो हमको पता होगा कि भाई हमारे किसी सीनियर ने या सुपरवाइज़र ने या जो भी हमारा सीनियर है वो हमसे ज़रूर कहेगा कि भाई जो ख़राब माल है उसको उस जगह रख दीजिए, जो अच्छा माल है उस जगह रख दीजिए। आपको जहाँ भी बोलने के लिए कहेगा आपको वहाँ रखना होगा। तो यानी कि सुव्यवस्था, हमने हर चीज़ की व्यवस्था कर दी। पता ये चला कि जिस सामान की जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ उसका स्थान था, हमने उस सामान को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। दूसरा कॉलम हमारा ये कहता है। अब बात आती है तीसरे कॉलम की। तीसरे कॉलम में सीसो। तीसरे कॉलम में जापानीज लैंग्वेज में एक सीसो वर्ड है और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है, देखिए, शाइन। आपको इंग्लिश लैंग्वेज से क्लियर समझ में आ जाएगा। शाइन, दूसरा क्लीन और तीसरा सिंप्लीफाइंग। पहला शाइन, क्लीन, सिंप्लीफाइंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने प्रोडक्ट की छटनी कर लेते हैं, सबको अपनी अपनी जगह रख देते हैं, अब हमें क्या करना है? स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब ये हुआ कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को सिस्टमेटिक ढंग से करें।
सिस्टमेटिक ढंग से सरलीकरण उसमें होना चाहिए कि भाई जिस काम को हम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि उलझन लगे उसमें, जैसे हम उलझ गए किसी काम में, उलझना नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से उसका स्वच्छता कर देनी। अब ये क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ, हमको पता है जब हमने छटनी की, जब हमने उनको अपनी जगह पर रखा, तो अपनी जगह पर रखने से पहले और छटनी करने के बाद हम बी कैटेगरी के जो मार्कर थे उनको हमें क्या करना चाहिए था, उनके अंदर धूल के कण, गंदगी, मिट्टी जो भी लगी थी उनको साफ करना चाहिए था। तीसरा कॉलम हमारा यही कहता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो चमकदार होना चाहिए। साथ में वो काम चमकदार कब बनेगा, जब हम सफाई से करेंगे, क्लीनिंग करेंगे तो क्लीनिंग करना है। दूसरा सिंप्लीफाइंग, हर काम को सरलीकरण से हमें करने के लिए क्या करना होगा, उस काम को आसान बनाना होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और ये पूरी सारी लिस्ट भी आपको समझ में आ रही होगी। ये 3 रूल हमने जान लिए, सीख लिए। अब तीनों रूल को जब हमने फॉलो कर लिया तो चौथा रूल फिर आता है, इन तीनों को मिलाकर चौथा रूल बनता है। चौथा रूल क्या बनता है, चौथा रूल जापानीज लैंग्वेज में एक वर्ड दिया है सीकेट्सु। जापानीज लैंग्वेज ने यानी कि जापान ने एक वर्ड दिया सीकेट्सु और इंग्लिश लैंग्वेज ने उसको दिया स्टैंडर्डाइजेशन और हिंदी में उसको कहा जा रहा है मानकीकरण और जिम्मेदारियां। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड मैंने दिए हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। हम इस काम को तो कर लिए, करने के बाद में आप देखिए अपनी इंडस्ट्री में हम मानकीकरण की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और लिख देते हैं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए। जिम्मेदारियों का होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारियां। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन की हम पहले बात कर रहे हैं, यानी कि मानकीकरण की बात कर रहे हैं। अब ये मानकीकरण किसको कहते हैं, देखिए मानकीकरण किसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मार्कर है, ये आप मार्कर देख रहे हैं, बाकी के मार्कर को हम रख देते हैं, इनका काम खत्म हो गया है। हम इन दोनों मार्करों को ले लेते हैं, इनका यूज हम करेंगे। मानकीकरण का मतलब ये हुआ कि हम इस मार्कर को बनाने के लिए जितनी मशीनें, जितने टूल्स या जितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब कैसे होने चाहिए, कंपनी के होने चाहिए, उनका प्रमाण होना चाहिए। अब प्रमाण का मतलब क्या हुआ भाई, प्रमाण का मतलब ये हुआ कि एक मशीन है जो इसके डायामीटर को तैयार कर रही है, तो हमें ये देखना है कि क्या वो मशीन इसके एक्चुअल डायमीटर को तैयार कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो उनका मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करना ज़रूरी है। उस मशीन को हम चेक करेंगे और उसके डायमीटर को रीसेट करेंगे और उसके बाद में हम तब इसका डायमीटर चेक करेंगे। अब टूल की बात आती है तो टूल हमें लोकल यूज़ नहीं करने। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही है कि हम जितने भी टूल यूज़ कर रहे हैं उनका एक मानकीकरण होना चाहिए कि ये फला कंपनी का टूल हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि पता ये चला कि हम जब भी काम करेंगे तो हमें ऐसे टूल यूज़ करने हैं जो एक्सीडेंट का कारण ना बने, यानी कि जो एक्सीडेंट से बचाएं वो टूल हमें यूज़ करने हैं। दूसरा सीकेट्सु स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी कहता है, यानी कि मानकीकरण के बारे में भी। और सीकेट्सु दूसरी बात हमको कहता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियां, यानी कि हम किसी इंडस्ट्री में या किसी वर्कशॉप में अदरवाइज किसी भी पैलेस पर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो काम दिया जाता है उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। अगर हम उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे तो वो जो मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन होने से पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा
और हमारा मटेरियल में या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हमें लॉस हो जाएगा, और जब उसमें लॉस होगा तो इंडस्ट्री को लॉस होगा। तो याद रखिए कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाने की कोशिश करें। कुछ वर्कर्स होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते हैं, दूसरे के काम में छेड़ाखानी करते हैं कि ये कैसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे करना नहीं चाहिए। जबकि मैं ये कहता हूँ कि उसको जो काम दिया गया है वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे, उसे दूसरे काम से मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सबको अपने सीनियर को या सीनियर सुपरवाइजर को या मैनेजर को, जो भी उनके सीनियर होंगे, उन सबको सब अपना अपना जवाब खुद देंगे, अपने वर्क का जवाब खुद देंगे। तो इसलिए किसी के काम में कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को हमें अच्छी तरह निभाना चाहिए। लास्ट हमारे पास बचा है 5वां नंबर। 5वें नंबर जापानीज लैंग्वेज में जापान ने एक वर्ड और दिया हमको, जिसको कहते हैं शिट्सुके। शिट्सुके ये जापान ने एक वर्ड हमको दिया, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन की स्पेलिंग देखकर ही, सुनकर ही आपको पता चल गया कि डिसिप्लिन किसको कहते हैं। डिसिप्लिन कहते हैं अनुशासन को। साफ जाहिर है कि डिसिप्लिन कहते हैं अनुशासन को, और जापानीज लैंग्वेज में शिट्सुके कहते हैं अनुशासन को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम जब पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर, इन सब को 100% फॉलो करते हैं, हम पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर को हम 100% फॉलो करते हैं, तो 5वां क्या कहता है? 5वां ये कहता है कि मुझ तक आने के लिए, मैं आम लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, मुझ तक आने के लिए आपको पहले छटनी, सही चयन, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण करना होगा अपने अंदर, तब जा कर के अनुशासन में आ सकते हो। पता ये चला कि जब हम इन पहले कॉलम से लेकर चौथे कॉलम तक इन सब को फॉलो करते हैं तो 5वां अपने आप ही ऑटोमेटिक ही फॉलो हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी। अब इसका देखिए, इसका मतलब अब फिर एक बार बता देते हैं, हालांकि आपको समझ में तो आ रहा होगा। अनुशासन, अनुशासन का मतलब ये है कि हम काम कर रहे हैं, तो काम करने में हम मशीन को छोड़कर नहीं भागेंगे, अपने काम को छोड़कर नहीं भागेंगे, इधर उधर दौड़ नहीं लगाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में छीन झपट नहीं करेंगे। अगर हम ये सब करते हैं तो हमने अनुशासन को तोड़ा, और जो एक्सीडेंट को दावत दे सकता है, आपकी जॉब को भी खा सकता है। मैं तो खाना ही कहूँगा कि आपकी जॉब भी फिनिश हो सकती है और आपकी इमेज पर उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए आप कहीं भी जाइए, पढ़ाइए या काम कीजिए, या किसी वर्कशॉप में आप ट्रेनीज बन करके जाइए या अप्रेंटिस कीजिए, XYZ आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको अनुशासन में ही रहना होगा। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक था, जापानीज 5S कॉन्सेप्ट या रूल। ये मस्ट था आपके लिए, लाइफ स्टाइल के लिए मस्ट है। अब नोट में हमने अपनी तरफ से लिख दिया है कुछ, ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जापानीज लैंग्वेज में जो ये 5 वर्ड हैं, जापान ने इनसे हमें कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी इंडस्ट्री को बड़े से बड़े उद्योग में चेंज कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में चेंज कर सकते हैं। क्या? देखिए, हमने इस पूरे हिस्से को, पूरी साड़ी को हमने
2 सेंटेंस में कह दिया है। क्या कि ये जापानीज कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टाइम सेविंग, राइट, क्योंकि जब हमने छटनी कर ली, सही चयन कर लिया और सारे सामान को अपनी जगह पर रख दिया, तो हमें क्लियर पता चल गया कि यहाँ से टाइम सेविंग हमारी होगी ही। तो टाइम सेविंग हो गई, पता ये चला कि ये जापानीज कॉन्सेप्ट जो है टाइम सेविंग करता है। ठीक है, टाइम सेविंग के साथ साथ सबसे बड़ा इसका फायदा और भी है। क्या, देखिए, प्रिवेंट्स लार्ज लॉसेस ऑफ मटेरियल, मतलब ये हुआ कि जब हम इस 5S कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमारे मटेरियल के, हमारे पदार्थ के लॉस होने का, ख़राब होने का खतरा ज़ीरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो हमने ये लिखा प्रिवेंट्स लार्ज लॉसेस ऑफ मटेरियल, यानी कि ये 5S कॉन्सेप्ट हमें क्या करता है, मटेरियल के लार्ज लॉसेस होने से बचाता है। उसके बाद जब टाइम सेविंग कर रहा है और मटेरियल को ख़राब होने से बचा रहा है, तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, हैवी प्रोडक्शन होगा। हैवी प्रोडक्शन, या इसको हम कह सकते हैं मास प्रोडक्शन, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मास प्रोडक्शन भी इसको कह सकते हैं। तो जब ये टाइम सेविंग कर दी और इसने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ख़राब होने से बचा लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये हैवी प्रोडक्शन हमको देगा, यानी कि मास प्रोडक्शन में ये हमारी मदद करेगा। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हम लेकर के आएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से गुड डे। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।